नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बेटा, उपसंयोजी यौगिक या उपसंयोजी रसायन पढ़ रहे हो, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये लेक्चर नंबर 6 है। जितने भी आपको पार्ट्स पढ़ाया गया है लेक्चर 1 से लेकर के 5 तक, यानी यहां तक 6 तक, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट को ही पढ़ाया गया है। अगर आप सीख रहे हो या नहीं सीख पाए हो तो दोनों स्थितियों में भी आप लेक्चर 1 से 6 तक आप देख लीजिए दोबारा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संकुलों में संकरण एवं संरचना। बेटा, मैं आपको आज की क्लास में ये ट्रिक है आपको बताऊंगा। ये ट्रिक है, आज बहुत सारे ट्रिक भी जानोगे। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहां पर संयोजकता बंध सिद्धांत उपसंयोजी यौगिकों के लिए या संकुलों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत भी हम पढ़ने वाले हैं। आज संकुलों में संकरण और संरचना की बात करेंगे। संकुल में क्या संकरण होगा और क्या संरचना होगी, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चा, इसके लिए ध्यान रखो, कुछ बातें आपको नोट्स भी रहेगा इसमें मिलेगा, और साथ में आप उन चीजों को नोट करने के बाद उनके एसेंस को समझने की कोशिश करना है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करना है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूं। इस लेक्चर को हम लास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप सीएफटी नहीं भी पढ़ते हो तो फिलहाल चलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, लेकिन वीबीटी तक आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जितना अभी तक पढ़ाया गया उतना हो जाए तो भी आप कंप्लीट इस चैप्टर के पूरे मार्क्स ला सकते हो। चलो बच्चों, जरूर बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं संकुलों में संकरण एवं संरचना। जैसे अगर मैं बोलता हूं K4FeCN6, इसमें संकुल क्या है आपको पता है, ये संकुल है FeCN6 4-। तो बेटा ये मैं कहता हूं कि ये उपसंयोजी यौगिक में संकुल भाग ये है, संकुल की संरचना। तो मैं अगर कहीं प्रश्न में ये भी आता है K4FeCN6 की संरचना क्या है, इसमें संकरण क्या है, या उल्टा प्रश्न आ जाता है, इसके दूसरे रूप में आ जाता है कि FeCN4 संकुल की संरचना क्या है या संकरण क्या है। दोनों प्रश्न एक ही है, ध्यान रखना। हम सिर्फ संकुल में टारगेट करते हैं, कभी भी संकुल में उसके केंद्रीय परमाणु पर टारगेट करेंगे, उस केंद्रीय परमाणु पर क्या संकरण है वो टारगेट करेंगे, उसकी संरचना क्या होगी उस अणु की, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा संयोजकता बंध सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संयोजकता बंध सिद्धांत, इसके क्या अभिग्रहित है वो जानेंगे। किसने दिया था इस सिद्धांत को? दिया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने 1931 में। किसने दिया था? पॉलिंग और स्लेटर ने 1931 में। इस सिद्धांत के क्या पार्ट हैं उनको समझेंगे। आप जानते हो कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु होता है और वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड उपसंयोजी बंध के साथ जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है जिसको हम M से दर्शाते हैं, और लिगेंड के पास होता है इलेक्ट्रॉन युग्म। केंद्रीय धातु परमाणु के पास खाली कक्षक होंगे, इस खाली कक्षक के साथ इनका इस तरह से उपसंयोजी बंध होता है कि यह इलेक्ट्रॉन युग्म इनके साथ आएगा। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली होता यह है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसमें एक संकरित खाली कक्षक होते हैं। ये क्या चीज है? संकरित रिक्त कक्षक। जबकि लिगेंड के पास होता है, लिगेंड के पास होता है एक पूर्ण पूरित
ये इलेक्ट्रॉन रेड व्हाइट कलर में दिखाया इसलिए कि एक कक्षक ये पूर्ण पूरित कक्षक, और इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी धातु के खाली कक्षक और लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक के बीच में एक अतिव्यापन होता है जिससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। यह एक उप सहसंयोजी बंध को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे यह बंध कौन सा होता है, उप सह संयोजी बंध। यह उप सहसंयोजी बंध होता है। तो कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में अनेक रिक्त डी कक्षक होते हैं। कितना अनेक डी कक्षक, मतलब कितने कक्षक होंगे? तो यहां पर मैं बोलूंगा आवश्यक संख्या में। इस शब्द को ध्यान रखेंगे, अनेक शब्द के लिए आवश्यक संख्या में। आवश्यक संख्या में क्या होगा? में आवश्यक संख्या में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। आवश्यक संख्या क्यों बोले? क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु कितने लिगेंडों से जुड़ता है? अगर वो 3 लिगेंडों से जुड़ता है तो 3 रिक्त कक्षक होना चाहिए। इसी तरह से 4 से जुड़ा हो तो इस तरह से। तो यहां पर एक आवश्यक संख्या में डी कक्षक उपस्थित होना चाहिए, वो खाली डी कक्षक, जिससे वो आपस में संकरण करके वो क्या बना सके, एक खाली कक्षक बना, उस खाली कक्षक के साथ उनका संकृत कक्षक बना सके और उनके साथ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किए जा सके। तो इन बातों को मैंने यहां पर लिखा है। रिक्त डी कक्षक उपस्थित रहते हैं जो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्वीकार करते हैं, यानी कि उनको ग्रहण करते हैं, जिससे वह बंध बना सके। दूसरी बात पे ध्यान दें, ये सारी चीजों को नोट करना बेटा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं पहली बात बोल रहा हूं। इसको समझने के लिए आपको एक बार और देखना पड़ेगा। तो क्या क्या समझ में आया? केंद्रीय धातु परमाणु के पास खाली कक्षक होना चाहिए और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो दोनों के बीच में आपस में बंध होता है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु खाली कक्षक रखता है जिसमें लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया जाता है। दूसरी बात, केंद्रीय धातु आयन में उसकी उप सहसंयोजक संख्या के बराबर रिक्त एस, पी और डी कक्षक परस्पर संकरित हो जाते हैं। यानी कि यहां पर ध्यान रखना कि कक्षक संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षक बनाते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के नजदीक आते हैं, आवश्यक संख्या में खाली कक्षक मिलकर के संकरण करते हैं और उतनी ही संख्या में रिक्त कक्षक का निर्माण करते हैं, जिससे उसकी एक निश्चित ज्यामिति बनती है और निश्चित संरचना या संकरण होता है। तो पहली बात तो ये समझ में आता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होनी चाहिए। दूसरी बात पता चलता है कि वो रिक्त कक्षक आपस में मिलकर के, मैं इसको और शॉर्ट लाइन में लिख सकता हूं। देखो मैं इसको शॉर्ट लाइन में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा यहां पे, या शॉर्ट में क्या लिखूंगा, देखो शॉर्ट में लिख के दिखाता हूं आपको। केंद्रीय धातु परमाणु के पास आवश्यक संख्या में रिक्त कक्षक हूं, बस। दूसरी बात, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो एक लाइन में, रिक्त कक्षक संकरण कर समान संकरित कक्षक बनाते हैं। ये लिख सकते हैं। अब शॉर्ट में लिखना है या लॉन्ग में लिखना है, आपकी मर्जी। इसको या में कर दिया। अब क्या होगा, प्रत्येक लिगेंड के
में कम से कम एक ऐसा कक्षक हो जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, यानी कि लिगेंड में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, होता ही है। तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु में खाली कक्षक है, वो खाली कक्षक आपस में संकरण करते हैं, दूसरी लाइन में लिखा है। तीसरी लाइन में लिखा है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। ये तीन बातें हो गई। अब इसी चीज को देखो, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन युग्म है और केंद्रीय धातु परमाणु खाली कक्षक है, ये आपस मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, वो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक है वो उस कक्षक से मिलते हैं जो संकरित कक्षक होते हैं धातु के। बिल्कुल क्लियर। चलिए अब अगली बात कर रहे हैं हम, धातु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड की पूर्णपूरित कक्षक से अतिव्यापन करते हैं। बात हो गया, धातु के खाली कक्षक, रिक्त कक्षक लिगेंड के पूर्णपूरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। बात हो गई। बात तो एक ही है पर एक एक स्टेप में लिखा गया है इनको। पहला क्या बोला, धातु के पास रिक्त कक्षक होना चाहिए आवश्यक संख्या में। दूसरा क्या बोला गया कि जो रिक्त कक्षक हैं आपस में संकरण करके समान ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करते हैं। तीसरी बात कहा गया लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। फिर चौथी बात बोला गया, धातु के रिक्त संकरित कक्षक के साथ लिगेंड के पूर्णपूरित कक्षक अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाते हैं। इतनी ही बात है। तो यहां पर आपने देखा इस तरह से, तो धातु इलेक्ट्रॉन युग्म किसका होगा, लिगेंड का होगा, और किसको ध्यान किया जा रहा है, धातु की तरफ। यस, इस तरह से इसको व्यक्त किया जा सकता है। अब पांचवी बात कह रहा हूं कि यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकी होगा। अगर संकुल में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वह प्रतिचुंबकी होगा। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकी होगा। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, आखिरी लाइनें, वो है संकुल निर्माण में धातु आयन का संकरण कुछ मात्रा में लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। जितनी बातें मैंने लिखा है ना बेटा यहां पर, उसको मैं और शॉर्ट में लिख देता हूं बस थोड़ी देर में, ठीक है। अगर आप उसको समझना चाहो तो मैं उसको बिल्कुल समझा दूंगा, आप उसको एक छोटे लाइन में आपके सामने लिख दूंगा। चलिए, संकुल निर्माण में धातु आयन का संकरण कुछ मात्रा में लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहां पर देखें, संकरण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम तो कहते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक आपस में संकरण करके समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। लेकिन यह किस बात पर निर्भर करता है, लिगेंड पर निर्भर करता है। तो लिगेंड पर कैसे निर्भर करेगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कुछ समय में। तब तक मैं आपको ये जितने चाहे 6 पॉइंट जो बताया कि वीबीटी का 6 पॉइंट, इसको शॉर्ट में आपके पास लिख रहा हूं। तो क्या लिखें शॉर्ट में, बोलिए जी, बताइए, शॉर्ट में लिख दें कि नहीं? रतन जी पूछो तो बच्चों से कि क्या कह रहे हैं। चलिए शॉर्ट में लिख दें। ओके चलिए शॉर्ट में लिखता हूं मैं, कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात देखिए, वीबीटी को मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं अलग अलग लाइन से। पहली बात क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, इसको आयन भी कह सकते हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में आवश्यक संख्या में रिक्त कक्षक होना चाहिए। हो गया। दूसरा, ये रिक्त कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा, आकार एवं आकृति वाले
रिक्त संकरित कक्षक बनाते हैं। देखो शॉर्ट हो गया। तीसरी बातें, लिगेंड के पास पूरित कक्षक होना चाहिए। फिर चौथा, धातु के रिक्त संकरित कक्षक तथा लिगेंड के पूरित कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से उपसहसंयोजी बंध बनते हैं। फिर पांचवा क्या बोलता है कि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वह अनुचुंबकी होगा। ये जाए, परंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो फिर वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, अन्यथा प्रतिचुंबकीय होगा। ये छोटी सी बात है और ध्यान रखिएगा। मैं छठवां लाइन लिख देता हूं यहां पे, छठवां लाइन तो लिखा ही है कि 6 वाले लाइन को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं दूसरे रूप में लिखूं तो यहां पे लिख देता हूं कि धातु में जो संकरण होगा वो किस पर निर्भर करेगा, धातु आयन में संकरण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। में संकरण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। मैंने यहां पर जो थ्योरी लिखा है आपके लिए, जो थ्योरी यहां पर लिखा उसी थ्योरी को मैंने लिखा है। अब आपके लिए एक बात हो जाता है, मैंने शॉर्ट तो उधर दे ही दिया है तो इसको मिटा देता हूं। जो बातें मैंने वहां पर बताया वो अब याद रखने के लिए जरूरी है कि इन चीजों को याद रखा जा सकता है। इन्हीं चीजों का पूरा उपयोग करके किसी संकुल में संरचना क्या होगा, उसमें संकरण क्या होगा, इन्हें निर्धारित किया जा सकता है। एक टेबल में जरूर दिखा रहा हूं, इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा। वो टेबल यह है कि संकुल की ज्यामिति तथा उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर कोई संकुल है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु पर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक भरता है, 1 से लेकर के 9 तक यहां पर दिया गया है, तो उसमें कितना तो यहां पर और क्या चीज है, अष्टफल की संरचना, चतुष्फल की और वर्ग समतली में से क्या होगा, ये सारी चीजों का डिटेल मैं बताऊंगा। लेकिन ये सब टेबल है, ये याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और इसके बारे में आपको कुछ रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं। तो मैं बताता हूं, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। वो टेबल मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसके बेस पर यह करना है। तो देखिए कुछ बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखो पहली बात तो यह है कि वीबीटी के अनुसार संकुल कितने प्रकार का होता है, इनको समझ लेते हैं एक बार। नोट कर, अब कॉपी में नोट कर लो बेटा। वीबी के
टी के अनुसार संकुल के प्रकार, संकुल यानी कॉम्प्लेक्स के प्रकार, संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स, संकुल को दो प्रकार से बांटा जाएगा। जो हमारे कोर्स में है उनके अनुसार उपसह संयोजन संख्या 4 वाले संकुल, और दूसरा होगा उपसह संयोजन संख्या 6 वाले संकुल। तो संकुल दो प्रकार का होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होगा। कोऑर्डिनेशन 4 वाला कौन सा होगा, इसको भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन 4 वाला जो होगा वो होगा वर्ग समतलीय संकुल, वर्ग समतलीय संरचना वाले संकुल। वर्ग समतलीय संरचना वाले संकुल, जिसमें संकरण होगा DsP2 संकरण होगा। दूसरा है चतुष्फलकीय संरचना वाले संकुल, यह होगा sp3 संकरण इसमें होगा। देखें, वर्ग समतलीय संरचना वाले होंगे और दूसरा होगा चतुष्फलकीय। तो संकरण का प्रकार अलग हो गया। यहां पर दो नाम दिया जाता है, एक है आंतरिक कक्षक संकुल, इसमें संकरण होगा D2sp3 संकरण, और दूसरा होता है बाह्य कक्षक संकुल। इसमें संकरण होगा sp3d2 संकरण। इसे नोट कर लीजिएगा, मैंने जो बताया आप ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स दो प्रकार का, कोऑर्डिनेशन 4 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला दो प्रकार का, DsP2 संकरण वाला, sp3 संकरण वाला। DsP3 संकुल अगर होगा संकरण तो उसमें संरचना होगा वर्ग समतलीय संरचना, और sp3 संकरण होगा तो संरचना होगा सब चतुष्फलकीय संरचना। समचतुष्फलकी भी पढ़ सकते हो, चतुष्फलकी भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहां पर ये दोनों जो हो, कोई भी हो, इसका संरचना होगा अष्टफल की संरचना होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे ये संकरण हो या ये संकरण हो, चाहे ये संकुल हो चाहे ये संकुल हो, दोनों की संरचना अष्टफल की होगा। इस संरचना को मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं, आप देखिएगा। पहले ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप।
चलिए हो गया। तब यहां पर देखेंगे हम लोग दोनों की संरचनाएं कैसी होंगी। 3 प्रकार का संरचना, DsP2 संकरण होगा तब संरचना क्या होगा, संरचना क्या होगा। 4 कक्षक मिलेंगे बेटा, 4 कक्षक। DsP2 में 4 कक्षक है, एक D एक S और 2 P कक्षक भाग लेते हैं, तो 4 कक्षक भाग लेते हैं, तो 4 संकरित कक्षक बनेंगे। चारों संकरित कक्षक की जो आकृति होगी वो वर्ग समतली होगा, कुछ इस प्रकार से। मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा आप। ये 4 संकरित कक्षक बनेंगे और चारों समान रूप से फैल जाएंगे 90 डिग्री पर, एक समतल पर फैलेगा ऐसे। ये 4 कक्षक 1 2 3 और ये 4, ये बराबर फैल जाएंगे, एकदम बराबर। तो देख रहे हो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, इस तरह के फैल जाएगा। एक प्लेन में है, इसको इस दीवार पे भी रख सकता हूँ, पुस्तक के 2 पेपर के बीच में दबा सकता हूँ, यानी कि एक प्लेन में है, 2D पर है। तो इस तरह का संरचना होगा। तो इस संरचना को बोलेंगे वर्ग समतली। यानी कितना, सेंटर से एक कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक और ये चौथा कक्षक। ये सेंटर है और हर जगह पे देख रहे हैं कि 90 डिग्री है। केंद्रीय धातु परमाणु में है, ये मेटल है M। इन जगहों पर लिगेंड जुड़ेगा, ये लीजिए। इनको हम इस तरह से अगर काल्पनिक रेखाओं से जोड़ें तो संरचना आपको दिख रहा है एक वर्ग की तरह दिखा रहा है, तो इसको कहते हैं वर्ग समतलीय संरचना कहेंगे। वर्ग समतलीय संरचना, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। दूसरा है sp3 संकरण। संरचना है 4 कक्षक, 4 सब एक दूसरे से बराबर दूरी पर, लेकिन 3D में होगा। देख ले 3D में होगा। एक ये देखो V दिख रहा है, ऐसा कुछ बना हुआ, वैसे ही इनके साथ भी हो गया, इनके साथ भी हो गया। अगर मैं इसको कुछ ऐसा कहूं कि हर किसी को एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखना है, इसको यहां से दूरी बराबर हो गई, इनके साथ भी है, इनके साथ भी, तीनों के साथ एंगल जो है बराबर होगा। हर किसी को 4 है, चार जो है 4 में से किसी एक के साथ अगला अन्य 3 जो है बराबर दूरी पर होगा। तो 3D में होगा संरचना इस तरह का, ये देख लो 3D में होगा संरचना इस तरह से। आप किसी भी दिशा में आप देख सकते हो इसको। तो ये जो है इसमें आप देखो ये 3D में बना हुआ संरचना है, जिसमें अगर मैं मान के चलता हूं इन 3 नीचे वाले को 1 2 3 को अगर मैं काल्पनिक रेखा से जोड़ूं तो एक दीवार नजर आएगा, एक फलक। इनको भी इनसे जोड़ूं तो एक दूसरा फलक नजर आएगा, इनको इनसे जोड़ूं तो तीसरा फलक नजर आएगा, और ये चौथा बोलूं चौथा फलक। फलक मतलब होता है दीवार। 4 दीवार है, 1 2 3 और ये 4 दीवार नजर आ रही है। चारों दीवार बराबर, इसलिए कहते हैं समचतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मैंने जो दिखाया था 1 2 3 4, ये M है और इनके बीच एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का। सभी ये लिगेंड है, इनके साथ लिगेंड्स आएंगे और इस तरह से इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ सकते हैं आप। देखो नीचे की तरफ एक तल दिखाई दिया, ये लीजिए। तो इसको कहा जाता है समचतुष्फलकीय संरचना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
फिर इसके बाद आता है एक संरचना जो तीसरा है D2sp3 संकरण या sp3d2 संकरण। दोनों संकरण में इसी तरह की संरचना होगी। संरचना ये होगा, 6 कक्षक बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक ऊपर एक नीचे, बज के 4 बराबर फैल जाएंगे। तो देखिए, एक ऊपर एक नीचे, 4 बराबर फैल जाएंगे, 1 2 3 4। इन सारी चीजों को आपको रासायनिक बंध में मैंने पढ़ाया है और अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं संरचनाएं। ये एक प्लेन में है, केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर में, एम लिगेंड 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है हमारे पास। सबके बीच में एंगल है 90, कहीं पर भी देखें तो 90 कोण है, 90 डिग्री का कोण है, सभी कोण 90 डिग्री का है। ये 4 बराबर फैला हुआ है एक प्लेन पर, बिल्कुल इसी की तरह। ये जो 4 है बिल्कुल इसी की तरह फैला हुआ है बराबर। बिल्कुल इस तरह से ये जो है 4 बराबर फैला हुआ है एक प्लेन में, जिसके ऊपर 2 कक्षक, एक कक्षक ऊपर है, ये 5वां हुआ, और एक कक्षक नीचे है, ये 6वां हुआ। देखिए सभी 90 पर है। इस तरह की संरचनाएं हैं। इस संरचना को बोलते हैं अष्टफल की संरचना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये जो 4 बने हुए हैं, ये इधर पिरामिड की तरह बन जाएगा, 4 फलक वाला पिरामिड ऊपर, 4 फलक वाला पिरामिड नीचे। तो इस तरह से इसको कहेंगे चतुष्फल की द्विपिरामिडीय संरचना। या अष्टफल की संरचना। एक ही चीज को कई कई नाम से जाना जाता है, जितने नाम लिखूंगा उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना। अष्टफल की इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फल की द्विपिरामिडी को कहेंगे टेट्राहेड्रल, बाइपिरामिडल संरचना। इस तरह से इन संरचनाओं के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये हुआ संरचनाएं। अब बात करते हैं किस अणु में कौन सा संकरण होगा। बेटा आपने इन सारी चीजों को बनाए होंगे, सीखे होंगे। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि ये 4 प्रकार के हमने संकरण देखा, 4 प्रकार के संकुल देखा। इन चारों प्रकार के संकुल में कौन सा संकुल किस तरह से होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए थोड़ी सी बात समझना है। लिगेंड आपने देखा होगा, लिगेंड में कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे होते हैं। जैसे Cn- में देखेंगे तो C इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, Cn- में C दान करता है, पानी में ऑक्सीजन दान करता है, अमोनिया में नाइट्रोजन दान करता है, En यानी कि एथिलीन डाइमीन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान कर रहा होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर है, या फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड है, अगर ये लिगेंड है तो इसमें हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा होता है। तो कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इस पर निर्भर करता है कि उसमें उस लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड कहें या वीक फील्ड लिगेंड कहें। हमें यहां समझना होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और उसे हम कैसे पहचानें, और इसी के आधार पर उस संकुल में संकरण कौन सा होगा यह हम निर्धारित कर सकेंगे। तो चलिए लिगेंड को 2 प्रकारों में बांटते हैं और एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूं मैं आपको, तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ट्रिक कहां पे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो ध्यान से देखो। लिगेंड 2 प्रकार का मानेंगे।
हमने 6 नंबर में लिखा था, आपको याद होगा, ये 6 नंबर में लिखा है, संकुल के निर्माण में धातु आयन लिगेंड, संकरण जो है लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिगेंड को पहचानना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर आया हुआ ये कॉन्सेप्ट है, जिसको हम वीवीटी में को भी समझाने में हम कर सकते हैं। तो चलो देखें, लिगेंड 2 प्रकार का देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक तो लिगेंड को 2 प्रकार में बांटा गया, एक लिगेंड ऐसा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक लिगेंड ऐसा जो वीक फील्ड लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड, कॉपी में नोट करो मेरे साथ। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, लिगेंड को हम 2 प्रकारों में बांटेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु को कौन सा संकरण करना चाहिए इसके लिए उकसाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का क्या मतलब हुआ, ऐसा इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL शॉर्ट में बोल सकते हैं, वीक फील्ड लिगेंड WFL शॉर्ट में कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, ये काम क्या करता है, क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है, क्यों इस लिगेंड के आने की वजह से संकरण अलग हो जाएगा। ये छोटी सी बात पे ध्यान देना कि ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा सकता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराने की क्षमता होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराने की क्षमता रखता है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करा सकता। अब ये तो बात समझ में आता है कि भाई ये युग्मन करा सकता है नहीं करा सकता, इससे क्या फर्क पड़ता है। भैया जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा, अभी हवा में नहीं बात कर सकते। अभी इस चीज को याद रखते जाइएगा, ये क्या नहीं कर सकता, युग्मन नहीं करा सकता है। युग्मन कराएगा तो कक्षकों को खाली करेगा, खाली करेगा कक्षकों को, युग्मन कराएगा मतलब वो जगह खाली करवाएगा एक्चुअली, तो खाली करवाएगा। तो इसमें संकरण क्या हो सकता है, तो इस कारण से आंतरिक कक्षक संकुल बनते, इस कारण से क्या होगा, संकरण किस टाइप का देखने को मिलेगा इसमें, संकरण इस कारण से इसमें देखने को मिलेगा DsP2 या sp3 संकरण, सॉरी, या D2sp3 संकरण मिलेगा। संकरण क्या करवा देगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये वाला संकरण कराने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि अच्छा ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है। इसमें देखें संकरण क्या कराएगा, ये युग्मन नहीं करा सका, डी कक्षा को खाली नहीं करवा सका, सो संकरण सीधा हुआ sp3, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में ऐसा होता है। दूसरी बात है sp3d2 संकरण होगा, क्योंकि उन्होंने युग्मन नहीं कराया। अब बात तो भी समझ में नहीं आएगा बेटा, ये बात तब समझ में आएगा जब हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे, जब हम इनके एग्जाम्पल करेंगे तब बात समझ में आएगा। फिलहाल तो ये बात समझ में नहीं आएगा। फिलहाल इतना हो गया कि इतना तो क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वे है जो इलेक्ट्रॉन को युग्मन करा सकता है, वीक फील्ड लिगेंड वे है जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराता है तो डी कक्षक को खाली करवाएगा, और जब डी कक्षक खाली हो गया तो संकरण में भाग लेगा, तो अंदर वाला डी कक्षक खाली हो चुका है। अब ये प्रैक्टिस में करेंगे तब पता चलेगा ये कैसे हो पाएगा। फिलहाल अभी ये तो समझ में आ जाएगी कि भाई ये इसका संबंध इनके साथ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का ये संबंध है। किस टाइप का, अच्छा अब ये क्या करा है, युग्मन करवाता है।
तो युग्मन जब करवा दिया तो चांस यह रहता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हो सकता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, तो यह सामान्यतः क्या करेगा, सामान्यतः यह प्रतिचुंबकीय होगा। यह संकुल कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, जबकि यह कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो अब लिगेंडों को हमने पहचाना, भाई लिगेंड दो प्रकार का हमको देखने को मिला। कौन कौन सा लिगेंड देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड होगा, इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा मैं आपके सामने ट्रिक देता हूं। यहां पर ये ट्रिक है, ट्रिक एक्चुअली यहां पर आ रहा है। देखो बेटा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा हो या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा हो, तो ऐसे लिगेंड जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म दान होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन ऐसा लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन या हैलोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा हो तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या प्रभाव पड़ेगा और वीक फील्ड लिगेंड का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो असल में पूरी प्रैक्टिस के साथ क्लियर होगा, अभी नहीं। ये चीजें आपके पास एक डेटा होना चाहिए, बस याद रखो दो प्रकार का लिगेंड एकदम साफ तौर पे लिख दिया, कार्बन और नाइट्रोजन। वैसे इसका पूरा लिस्ट है, इस लिस्ट को पूरा याद रखते हैं कि भैया देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इधर वीक फील्ड लिगेंड ये है, जैसे जैसे ये देखो एक क्रम है, इसके तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे इस तरफ ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये पूरा लिस्ट है इसका। तो इन पूरे लिस्ट की तरफ जाने की हमको जरूरत नहीं है, हमें इतना पूरा याद करके रखना बहुत आसान नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन इतना तो याद रखा जा सकता है कि जो लिगेंड, जिस लिगेंड के कार्बन से या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म निकल रहा हो या इलेक्ट्रॉन युग्म दान नाइट्रोजन या कार्बन से हो रहा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या ऑक्सीजन और हैलोजन से निकल रहा हो तो वो वीक फील्ड लिगेंड है। याद नहीं होता तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कान, नाक और हाथ। हाथ, हाथ क्यों, और से ऑक्सीजन, हाथ। हाथ क्यों, हाथ मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहां पर भी देख सकते हो, ये देखो ये आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ऑक्सीजन देने वाला ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। यहां से ये नाइट्रोजन से देने वाला तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है। देखो ये इधर वीक फील्ड लिगेंड है, उधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये कैसे काम करता होगा, हम इसको कैसे समझें, इन सारी चीजों को जरा देखें हम यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को हम कैसे समझें और इसका क्या प्रभाव है किसी संरचना को दर्शाने के लिए, इसको भी हम समझें। तो चलिए कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको बनाने आता होगा तो बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ, डिटेल बताता हूँ पूरी बातों का। चलिए ध्यान से देखिएगा। मैं एक संरचना को दिखाता हूँ आपको कि ये इसमें संकरण कौन सा होगा और इसकी संरचना क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। K4FeCN6 की, या मैं कर लेता, मैं संकरण एवं संरचना, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो बेटा ये पूरा का पूरा जो काम है इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए रहेगा, काफ़ी क्लासेस होती है। एक या दो क्लास में इसको पॉसिबल नहीं बता पाना, लेकिन अगर आप लोग पूरी तरह से मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल समझ पाओगे। इस चैप्टर का पूरा वीडियो मैंने पहले भी रिकॉर्ड करा के दिया है, वो ग्रीन बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। उसमें भी जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हो, पुराने वीडियो में से देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल कराया, और यहाँ पर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, बोले इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है। इसमें कॉम्प्लेक्स है ये वाला भाग, बड़ा ब्रैकेट FeCN6 ये है कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड क्या है बताओ।
चलो सब कुछ अलग अलग करके देख लेते हैं ना। लिगेंड है CN-, चाहे इलेक्ट्रॉन कार्बन से दान हो या नाइट्रोजन से, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये बात याद रखिए। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये लिगेंड कैसा टाइप का है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु आयरन पर जाकर के उसके इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराएगा। चलो देखते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कैसे लिखना है समझाता हूं, आप कोशिश करना ना। आयन, केंद्रीय धातु परमाणु पहले देखते हैं। परमाणु क्या है? यहां पर है आयरन, Fe। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 26। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। बाह्य कोश कक्षक ये है। संयोजी कोश, संयोजी कोश कक्षक कौन सा है? 4s2, 3d6। अब ये काम तो कर सकते हो आप लोग। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, ये 18, ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो चाहो तो इस जगह को लिख सकते हो Ar, 4s2, 3d6। व्यवस्थित तरीका क्या होगा बेटा? पहले तो आंतरिक कोश आएगा, फिर बाद में। ये तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है ना, इसलिए इसको व्यवस्थित जरूर करिए। व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर 3, तीसरा ऊर्जा स्तर पहले आता है तो मैं लिखूंगा 3d6, फिर है 4s2। ये व्यवस्थित हो गया। यहां पर देखिए आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। यहां पर आपको पता होगा कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो हमें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखना है? Fe2+ का। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसी में देखें, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। कहां से निकलेगा? पीछे से निकलता, बाहरी कोश से निकलता। बाहरी कोश ये है बेटा जी, तो यहां से निकलेगा। तो Ar, 3d6, 4s0 हो गया। मैं इसको वापस यहां पे लिखता हूं तो क्या मिलेगा? ये देखिए, मैं यहीं पे लिख देता हूं। चलिए ठीक है। D में 5 कक्षक यहां पर दिख नहीं रहा है, तो फिर इस तरफ लिख देता हूं दोबारा। 3d6, 4s0। टू प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एस पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहीं पर सुनना ना मेरी बातें, नहीं समझ में आएगा वाली कोई बात ही नहीं होगी ना, ध्यान रखिएगा। यहां तक अगर आपको आता है, यहां तक का आप समझ जाते हो, तो इसके लिए 2-3 बार तो क्लास लेना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और समझ जाते हो तो इसके बाद की चीजें बहुत आसान है, यहां पर समझने की बात है। बेटा देखो, ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित है, अनपेयर है, एक एक करके। हमारा यहां पर लिगेंड किस टाइप का है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देख रहे हैं। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देता है, यानी अयुग्मित को युग्मित कर देती है। तो यहां पर देखें, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने पर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर दिया तो 3d6 ही होगा,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d6 होगा। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं? Fe2+ का ही लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे। और 4s0 होगा। तो यहां पर ये जो डी में जो इलेक्ट्रॉन है सारे युग्मित रहेंगे। 5 कक्षक, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 युग्मन, ये इनके साथ, ये इनके साथ। अलग अलग था वो जोड़ी बना लिया। अब देखो एस कक्षक, भैया अब बताओ, लिगेंड है Cn, कितने बार है? 6 बार। लिगेंड है Cn, वो 6 बार है, तो 6 Cn के लिए 6 काली कक्षक की आवश्यकता है। आपके पास खाली कक्षक कितने अभी तक? ये 1 2 3 है। हमें और भी 3 कक्षक चाहिए, वो कहां से मिलेगा? 3s के बाद कोई कक्षक आएगा तो वो है 4s के बाद कोई कक्षक आए तो 4p0 आएगा, 4p आएगा। ये p कक्षक हो गया, हमें लेना पड़ेगा वहां से। सर इसमें तो है ही नहीं, नहीं है तो खाली तो है। इसके बाद कोई कक्षक कौन सा होता है? 4s के बाद का कक्षक कौन सा होता है? आप बाउ सिद्धांत के अनुसार नहीं देखेंगे उसमें कौन सा होगा, लेकिन आपको पता है कि पहले ऊर्जा स्तर में s, दूसरे में sp, तीसरे में spd, चौथे में spdf होता है। तो 4 में s होगा, 4s तो है ही, 4p भी ले लिया जाएगा। तो हमें कितने कक्षक की आवश्यकता है? टोटल 6 कक्षक की। तो यहां से यहां तक कितने कक्षक हो गए? 6। 2 d कक्षक, ये खाली 2 d कक्षक, तो यहां पर d2 2d हो गया, एक s और 3p, 1 2 3 p3। ये एक कक्षक, यहां 2 कक्षक, 1 कक्षक और 3 कक्षक, टोटल 6 कक्षक संकरण में भाग लेंगे। इस संकरण को कहेंगे sp3, d2sp3 संकरण। d2sp3 संकरण होगा और d2sp3 संकरण होने से हमें नए कक्षकों का निर्माण, ये कक्षक आपस मिलेंगे और उतनी संख्या में नए कक्षक का निर्माण करेंगे। कितने नए कक्षक बनाएंगे? 6। 1 2 3, ये लीजिए 6 कक्षक, और इस सब का नाम होगा d2sp3 संकरित कक्षक। इसी तरह से देखा जाता है बेटा ना, और भी मैं इसके आगे की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूंगा मैं आपके लिए, पर इसको देखिए, ये हो गया। इन्हीं खाली कक्षकों के साथ लिगेंड का पूर्ण पूरित कक्षक अतिव्यापन करेगा। तो लिगेंड है मेरे पास Cn-, उसका युग्मित इलेक्ट्रॉन ये हुआ युग्मित, दूसरा Cn-, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा Cn-, चौथा Cn-, पांचवा Cn-, ये छठवा Cn- के इलेक्ट्रॉन इनके साथ युग्मन। तो देख रहे हैं आप, इनके साथ इनका ओवरलैपिंग हो गया, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गए। यहां पर देखिए, अब बताइए यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0। इसका मतलब है यह प्रतिचुंबकी है, प्रतिचुंबकी है। और क्या इसमें बोर मैग्नेटॉन वैल्यू क्या होगा, यानी चुंबकीय आघूर्ण μ √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। कितना हो गया, इसमें वैल्यू रख दो n की। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, ये n है, तो वैल्यू क्या होगा? n सब कुछ मिला करके 0 वैल्यू होगी n। अब चूंकि d2sp3 संकरण हुआ है तो संरचना क्या होगा? एक कक्षक ऊपर, एक कक्षक नीचे, और ये 4 कक्षक इस तरह से हैं, और इन जगहों पर है Cn-, 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 कोण 90 डिग्री,
सारे कोण 90 डिग्री का है और संरचना है अष्टफल की। इस तरह से बच्चों इन चीज़ों को बनाना होता है और हमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल पे काम करना होता है। तो इसके लिए कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए रहेगा, क्लास चाहिए रहेगा। फिलहाल आज की क्लास का वैसे भी टाइम हो चुका होगा, जहाँ तक समझता हूँ। कितना टाइम हो गया रतन? हाँ जी, तो फिर अगले क्लास तक वेट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे आगे इस चीज़ को सीखना, तो जो बच्चा सीखना चाहेगा मैं उनके लिए ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देख लीजिए अभी क्या कहते हैं बच्चे लोग। फिलहाल आज की क्लास में हमने इतना कुछ देखा है, तो भैया यहाँ से इन चीज़ों को देखो। अगर यहाँ पर मैं मान लेते हैं बेटा, इस जगह पे मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया था। कौन सा वाला? ये वाला साइनाइड वाला, देख लें, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर मैं यहाँ पर अमोनिया लिया होता, NH3 लिया होता, तो वीक फील्ड लिगेंड में, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। पानी लिया होता या हेलोजन लिया होता, अगर यहाँ पर यही चीज़ मान लेते हैं, यही चीज़ K4FeCl6 होता, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड होने पर क्या हो जाता है? ये युग्मन नहीं होता। युग्मन नहीं होता तो संकरण क्या होता? इसी के आगे बातें मैं बता देता हूं, इस जगह से बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। युग्मन नहीं होता तो Fe2+ यहां पे भी है, ये देखिएगा ऐसे रहता D में, ये D6 है, 3D6, 4S0 है। तो अब हमें 6 Cl को जोड़ने के लिए हमें कक्षक की जरूरत देखें। एक यहां से खाली कक्षक देखें, फिर 4P भी आएगा इसके बाद, वो भी 0 है, तो ये 3 कक्षक यहां से हो गया। हमें टोटल 6 लेना पड़ेगा खाली कक्षक, तो 4D लेना पड़ेगा, 4S 4P 4D। तो संकरण कहां से होना शुरू हो जाएगा? अब देखो, एक S 3P और 2D, तो यहां पर होगा sp3d2 sp3d2 संकरण हुआ। और इस तरह से यहां पर जो कक्षक आएंगे, खाली कक्षक आएंगे, यहां पर भी जैसे खाली कक्षक आया था, खाली कक्षक ही बनेंगे, लेकिन सबका नाम क्या होगा? बोलो, ये जो कक्षक होंगे वो कौन सा होगा? sp3d2 संकरित कक्षक होगा। सभी कैसा होगा? एक, हाँ ये होगा। और इसमें जो जुड़ने वाला Cl- होगा, Cl- होगा, Cl- और उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, बना लेना, ये ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। तो ये होगा। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 4। तो ये अनुचुंबकीय होगा। लेकिन चूंकि sp3d2 की संरचना वैसे ही होता है अष्टफल की, इसलिए इसका भी संरचना अष्टफल की होगा। तो क्या समझ में आता है कि हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को समझना है, कौन सा है और कैसे है, और इसके आधार पर संरचनाओं को व्याख्या देना है पूरी तरह से। तो क्या पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर जितना मैंने आज पढ़ाया उतने पे भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। और भी प्रैक्टिस चाहिए तो आपके, मैंने रिकॉर्डेड क्लास भी मेरे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, उसमें जाकर के भी कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।